तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का क्लास 10th के इस पहले वीडियो में, जो कि होने जा रही है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 10 साइंस के फिजिक्स यूनिट की फर्स्ट चैप्टर के ऊपर में, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख रखा है। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे 3 पार्ट्स के अंदर में, जहां के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे लाइट क्या होती है, लाइट के नेचर कैसे हैं, लाइट के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस, दैट इज प्लेन मिरर्स। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स दैट आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, और एट द एंड, एट द लास्ट, हम थर्ड पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आप एक चीज दिमाग में अच्छे से डाल लो कि जो लाइट की ये वीडियो होने जा रही है, ये ऐसी वीडियो होने जा रही है जिसको एंड करने के बाद आपको लाइट के किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो आपका काम बस इतना है कि आप अपने नोट्स को लेके, कॉपी और पेन को लेके इस लेक्चर को देखें, सारे चीजों को नोट्स करें, इसमें आने वाले क्वेश्चन को आप नोट करने के बाद वीडियो को पॉज जरूर करें, खुद से ट्राई करें, फिर आप वीडियो पे आए, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन को देख के आप अच्छे से समझें। तो चलिए हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से क्लास को, जो कि होने जा रही है लाइट के ऊपर में। अब देखो भाई, चैप्टर है क्या? लाइट। तो स्टार्ट कहां से हम करेंगे कि लाइट क्या होती है। हमारा पहला सवाल हमेशा से यही होना चाहिए, यार मैं तो अपनी बात मानता हूं कि मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि आप जो चैप्टर स्टार्ट करो, पहले उसका मतलब समझो कि यार लाइट अगर है तो है क्या। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाँ सर हमें याद है लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, तो सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, फॉर्म मतलब स्वरूप। जैसे 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 मान लो कि मैं एक इंसान हूं। अब जैसे मैं अगर आप लोगों के सामने हूं तो मैं एज ए टीचर हूं, अगर मैं ऐसे ही जाता हूं अपने, अगर मम्मी के सामने में मम्मी का मैं बेटा रहता हूं, फिर अगर मैं अपने दोस्तों के बीच में जाता हूं तो मैं अपने दोस्तों का दोस्त रहता हूं। ऐसे ही हूं तो मैं एक ही इंसान, लेकिन मेरे जो फॉर्म है, मेरे जो स्वरूप है वो अलग अलग है। ऐसे ही एनर्जी तो है एक ही चीज, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो लाइट जो है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म है। क्या कहते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात कि लाइट क्या है, तो सर हमने इतना बोल दिया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब आपको बता दूं, हर एनर्जी का अपना अपना एक काम होता है। सर मतलब जैसे देखो, अभी ठंड बीती है, मतलब जब हम दिसंबर में थे, जनवरी में थे, तो उस टाइम क्या थी? ठंड थी। भाई ठंड में हम क्या करते थे? हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते थे खुद को वार्म रखने के लिए। तो भाई हीट एनर्जी का एक फंक्शन है ना, क्या कि वो हमें वार्म रख रही है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो फैन को मूव करवाए, ये जो आपको लाइट जल रहे हैं इसको मतलब ऑन रखे, हमें जो मतलब घर में हम जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज करते हैं, वो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी हो, चाहे फैन हो, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो, इन सबको चलाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। खुद को वार्म रखने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए सर? कौन सी एनर्जी चाहिए खुद को वार्म रखने को? सर खुद को वार्म रखने को चाहिए हमें हीट एनर्जी। ऐसे ही हर एनर्जी का अपना एक फंक्शन होता है। तो सर अगर लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, तो आप ये बताओ सर लाइट का फंक्शन क्या, मतलब इस एनर्जी का फंक्शन क्या है? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने क्लास 9th में साउंड के बारे में पढ़ा था? क्या बोलते थे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड वो एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सुनने में मदद करता है, जो हमें सुनने के सक्षम बनाता है। ऐसे ही लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। क्या ये बात क्लियर है आपको? भाई देखो मैंने क्या बोला कि लाइट वो एनर्जी है जो हमें सक्षम बनाती है, दैट मेक्स अस इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये जो हम दुनिया के सारे चीजों को देख पाते हैं, इन पहाड़ों को देख पाते हैं, किसी घर को देख पाते हैं, चेयर को देख पाते हैं, टेबल को देख पाते हैं, ये देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। तो सर क्या अगर हमारे पास आंख नहीं है तो भी अगर लाइट है तो क्या हम चीजों को देख सकते हैं? ना 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 ना। लाइट और आईज दोनों जरूरी है चीजों को विजिबल बनाने के लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आंख हो और लाइट ना हो तो क्या आप चीजों को देख पाओगे? नहीं पॉसिबल है ना। क्यों? जैसे मान लो अगर एक एब्सोल्यूट डार्क रूम रहे, मतलब क्या उसमें पूरा अगर अंधेरा है,
जनरली क्या होता है, हमारा रूम कभी भी एब्सोल्यूट डार्क नहीं बन पाता है। क्यों? कहीं ना कहीं से थोड़ी ना थोड़ी लाइट आ ही रही होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर एब्सोल्यूट डार्कनेस हो तो क्या आप चीजों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के थ्रू ही हम चीजों को नहीं देख पाते हैं। हमारे आंखों के साथ साथ हमें एक और चीज चाहिए, वो क्या है? लाइट। लाइट वो एनर्जी है दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें चीजों को देखने के लिए मदद करती है। इसी को हम बोलते हैं दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंस प्रोड्यूस करते हैं किस चीज की? साइट की, कि हम देख सकें, इसका सेंस प्रोड्यूस करती है कौन? लाइट एनर्जी। बात समझ में आई लाइट क्या होती है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को, जहां पे अच्छा मैंने ऑलरेडी इसका डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख के रखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। मैंने बता रखा है आपको कि लाइट को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लाइट के बारे में। जब हमने बात कर लिया तो अब आगे बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दुनिया में हर चीज को हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। आपके सामने कोई चेयर है, कोई पेन है, कोई कॉपी है, मेरे सामने एक कैमरा है, इधर लैपटॉप रखा हुआ है, इधर बोर्ड रखा हुआ है। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें ऑब्जेक्ट हैं। अब कहते हैं दुनिया में किसी भी चीज के पास खुद की लाइट है या नहीं है? ध्यान सुनना, किसी भी चीज के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है इनटू टू पार्ट्स दैट आर लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सर क्या होती है लुमिनियस ऑब्जेक्ट? अरे ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट हो उसको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एज सिंपल एज दैट। जिस चीज के पास में खुद की लाइट है लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। आप ट्यूबलाइट ऑन करते हो, उसके पास खुद की लाइट है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। आप कैंडल यूज करते हो, उसको जब आप बर्न करते हो, लिट करते हो, उसके पास खुद की लाइट है, क्या है वो? लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो जिसके पास खुद की लाइट लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से मिलने वाली लाइट को अपने ऊपर फॉल करवा के हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट करवाती है, उसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अरे भाई सिंपल, जिसके पास खुद की लाइट है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसके पास खुद की लाइट नहीं है वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वही मैंने आपको डेफिनेशन में लिख के रखा हुआ है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट रेदर। अच्छा, अगर उनके पास खुद की लाइट नहीं है, उसको हम देख कैसे पाते हैं? रेदर दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम। भाई नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन नॉन लुमिनियस के इर्द गिर्द जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, जो लाइट को एमिट करते हैं, जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं, निकालते हैं, उनका लाइट जो फॉल होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पे, वो रिफ्लेक्ट करती है कौन? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से वो हमें विजिबल होती है। तो ये चेयर आपको ऐसे ही विजिबल नहीं है। चेयर पे किसी ना किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट फॉल हुई है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंची है, तब जाके आपको चेयर विजिबल है। तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि क्या होती है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और क्या होती है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, इजी इजी कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या, आपने हमेशा देखा होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करती है सर? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या कभी आपने टॉर्च ऑन किया हो तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या टॉर्च लाइट निकलती है वो ऐसे ऐसे निकलती है? कोई पॉसिबल है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने इसको समझ लिया। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का सेंस क्या है? अच्छा देखो, कोई भी एनर्जी है उसके कुछ मतलब नेचर हो सकते हैं। जैसे या तो पार्टिकल नेचर होगा या तो वो वेव नेचर होगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि साउंड इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एनर्जी है, अगर उसको ट्रांसमिट होना है तो वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे अगर लाइट किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो एज अ वेव जाता है कि एज अ पार्टिकल जाता है, ये पता करना है हमें। मतलब सर समझे नहीं, देखो ध्यान सुनो, कोई भी एनर्जी है वो एनर्जी प्रोपागेट करती है ना, कहीं से कहीं को जाती है ना, तो कहीं से कहीं को जो जा रही है तो किस फॉर्म में जा रही है? पार्टिकल फॉर्म में जा रही है या वेव फॉर्म में जा रही है? जैसे अगर मैं इस पेन को यहां से फेंकूं तो ये जो जाएगा, तो पेन क्या है? पार्टिकल है ना, इसके अंदर वेव फॉर्म नहीं आएगा। क्या ये बात सही है? ऐसे ही भाई लाइट ध्यान सुनना, लाइट सर पार्टिकल है या वेव है, यही पता करना क्या होता है? लाइट का नेचर फाइंड करना। लाइट क्या है? पार्टिकल है या फिर वेव है? हम ढूंढ रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। आपको मैं बता दूं, लाइट पार्टिकल के जो नेचर होते हैं, जैसे सुनो एग्जांपल देखो जरा, सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे हम कभी अपने भाई बहन में अगर झगड़ रहे होते हैं, हमारी मम्मी क्या बोलती है हमसे? अरे कुत्ते बिल्ली की तरह मत झगड़ो। मम्मी ये नहीं बोल रही कुत्ते बिल्ली मत बनो, मम्मी ये कह रही है कुत्ते बिल्ली की तरह मत झगड़ो।
मतलब कुत्ते बिल्ली के झगड़ने का कोई एक खास अंदाज है, कोई एक खास मतलब उनका एक स्पेसिफिक अंदाज है। अगर आप भी उसी अंदाज से झगड़ रहे हो तो मम्मी क्या बोलती है, कुत्ते बिल्ली की तरह मत झगड़ो। मतलब क्या कि जो कुत्ते बिल्ली की प्रॉपर्टीज है अगर वो आप शो कर रहे हो तो मम्मी उसको मना करी कि वो नहीं करो। ऐसे ही दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज हो, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर वही प्रॉपर्टी कोई और शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं कि भाई वो जो चीज है वो उसकी जैसी है। जैसे भाई कुत्ते बिल्ली की अपनी प्रॉपर्टी है, अगर वो हम शो करने लग जाएं, मम्मी ने क्या बोला, कुत्ते बिल्ली की तरह मत करो। ऐसे ही अगर दुनिया में कोई चीज पार्टिकल है, दुनिया में अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल में कुछ अपनी एक नेचर होती है। अगर कोई और चीज पार्टिकल के जैसे नेचर शो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज पार्टिकल है। क्या ये बात सही? बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। सर फिर लाइट ने कैसे शो किया कि वो पार्टिकल है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं इस मार्कर को उठा के फेंकूं, नहीं फेंकूंगा वैसे बहुत महंगा है, अगर मैं इसको फेंकूं ऐसे तो क्या अगर ये दीवार पे स्ट्राइक करने के बाद क्या ये मार्कर इस दीवार को पेनिट्रेट कर पाएगा? आंसर है नहीं। मैं चेयर को उठाऊं, फेंक के मारो दीवार के ऊपर, क्या वो चेयर पेनिट्रेट कर पाएगा? नहीं। अच्छा ध्यान से सुनते हैं मेरी बातों को। अगर मैं किसी इंसान को या किसी पापा की परी को उठाऊं और पट से मारूं देखे इधर, तो क्या वो पेनिट्रेट कर पाएगी इस वॉल को? आंसर है नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा ये सब चीजें इस वॉल को पेनिट्रेट कर क्यों नहीं पा रही हैं? क्योंकि ये सारे पार्टिकल नेचर शो कर रही है। दुनिया में कोई भी पार्टिकल है वो किसी भी एक रफ सरफेस को, किसी भी एक हार्ड सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। वो उसको स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती हैं जिस मीडियम से गई होती हैं। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा तो एक चीज बताओ, आप जब अपने घर में प्लेन मिरर लगाते हो, प्लेन मिरर में क्या होता है, लाइट फॉल करती है, फॉल करने के बाद स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न बैक हो जाती है। ध्यान से सुनना, लाइट फॉल करती है और फॉल करने का रिटर्न बैक हो जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई होती है। इसका मतलब क्या है कि लाइट ने प्लेन मिरर को पेनिट्रेट नहीं किया। अगर आप प्लेन मिरर के सामने लाइट जलाते हो तो प्लेन मिरर के पीछे उजाला नहीं होता है। याद क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर लाइट हम टॉर्च अगर प्लेन मिरर के सामने ऑन कर रहे हैं तो उसके पीछे अंधेरा ही होता है। क्यों? क्योंकि लाइट उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया। लाइट अगर उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइट इज शोइंग पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट ने रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, अरे वो रिफ्लेक्शन ही होता है ना कि लाइट कभी किसी प्लेन मिरर पे जाके स्ट्राइक करे और रिटर्न बैक हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू लाइट क्या शो कर रहा है? खुद को पार्टिकल शो कर रहा है। सर कोई और प्रोसेस, कोई और फेनोमेना जिससे लाइट शो कर रहा हो कि वो पार्टिकल है? बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने देखा होगा अक्सर अगर हम बहुत स्पीड में होते हैं, बहुत स्पीड में कार से हो, स्कूटी से हो, बाइक से हो, अगर बहुत स्पीड से हो, अगर अचानक से हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो डायरेक्शन होती है वो अपने आप चेंज हो जाती है। ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं हम, कि बाइक स्पीड बहुत तेज चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा दिया, स्पीड अचानक से चेंज हो गई, उस कार की या उस बाइक की या उस स्कूटी की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाती है। ऐसे ही क्या आपने क्लास 8 में नहीं पढ़ा है कि ग्लास लैब से जब लाइट आ रही होती है, जब ग्लास लैब से एक लाइट आ रही होती है तो वो ग्लास लैब के एंटर करते टाइम अपनी पाथ को चेंज कर लेती है। क्या आपने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा इसने अपने पाथ को चेंज क्यों किया? क्योंकि आपने देखा होगा it changes, light changes its direction from entering, light changes its direction of propagation while entering from one medium to another medium because of the sudden change in the speed of light। मतलब लाइट जब इस मीडियम में था, जरा इसको मैं सही से बनाऊं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अच्छे से बनाता हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा ग्लास लैब, क्या रहा ये ग्लास लैब, यहां पे लाइट ऐसे आ रही थी, लेकिन लाइट जैसे ही एंटर करती है ग्लास लैब में उसका पाथ चेंज हो जाता है, उसका पाथ ऐसे चेंज हो जाता है। ये चेंज हुआ क्यों? जैसे मुझे बताओ, आप अगर आप सामने से जा रहे हो, आप हाईवे पे जा रहे हो, बहुत रफ्तार से जा रहे हो, सामने आप बहुत भीड़ देखोगे, आप अपने आप ब्रेक लगाओगे, आपकी डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लाइट जब एयर में थी, तो एयर में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, लाइट इजीली ट्रेवल कर रही थी, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही लाइट ने ग्लास लैब में एंट्री लिया तो ग्लास लैब तो ग्लास के मॉलिक्यूल से बने होंगे, ग्लास के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, सॉलिड है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स, मतलब यहां पे बहुत क्राउडेड एरिया है, मतलब यहां पे भीड़ लगी हुई है, तो ऐसे में क्या होगा, लाइट की स्पीड यहां पे बहुत कम हो जाती है, और जैसे ही सडन चेंज इन द स्पीड आएगा, क्या होगा भाई? डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन ये हरकत तो सर पार्टिकल करती थी ना, कार, बस
और जो बाइक स्कूटी होती वो करती थी ना। लाइट क्यों कर रही है? अरे क्योंकि लाइट रिफ्रैक्शन के थ्रू ये शो करना चाहती है कि वो पार्टिकल नेचर है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको अच्छे से आ रही है? कॉन्सेप्ट को इजीली क्लियर करो, अच्छे से क्लियर करो, और मैं हूं तो क्लियर तो होगा ही। चलो भाई आगे। क्या सर कोई और एग्जांपल है? बिल्कुल, कास्टिंग ऑफ शैडो। कास्टिंग ऑफ शैडो। अरे शैडो क्यों बनता है भाई? क्योंकि लाइट जो है, कास्टिंग ऑफ शैडोज या शैडो लिखें, लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट को जिसकी शैडो बन रही है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाई। मतलब क्या उसको मतलब क्या उसके आर पार नहीं जा रही है। तो आर पार नहीं जा रही है तो आर पार कौन सी चीज नहीं जाती है? पार्टिकल नहीं जाती है। तो लाइट अपने आप को पार्टिकल नेचर शो करती है इन तीन फेनोमेनाज के हेल्प से। अब तब जरा मेरी बात ध्यान सुनना। लाइट ने खुद को पार्टिकल शो किया, पार्टिकल की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज खुद में दिखा के। ऐसे ही अगर लाइट को वेव होना है तो वेव की जो प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट को वो प्रॉपर्टीज शो करनी होगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है? वेव है। अच्छा, आपने भी जस्ट पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही है सर, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फिर आपके घरों में जो वेंटिलेटर होती है, मान लो उसके अंदर ये होल है, तो उससे लाइट को आना कैसे चाहिए? सर एकदम सही बात कह रहे हो आप, एकदम सीधा आना चाहिए सर, ऐसे। और क्या लाइट ऐसे आती है? लाइट की जो बीम आती है वो क्या ऐसे आती है? नहीं, वो ऐसे फैलते हुए आती है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा वेंटिलेटर के थ्रू लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो एक्सपैंड करते जाती है। क्या ये बात है कि नहीं है? क्या ये मैं ही बोल रहा हूं, आपको कभी फील नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है ना। तो भाई लाइट के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन जो फेनोमेना है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेव ही शो करती है। तो लाइट ने खुद को वेव बोल दिया, किसके थ्रू? डिफ्रैक्शन के थ्रू। डिफ्रैक्शन फेनोमेना शो करके लाइट ने खुद को वेव बता दिया। अच्छा, डिफ्रैक्शन ही नहीं, एक और फेनोमेना होता है इंटरफेरेंस। ये सब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। इंटरफेरेंस रे ऑप्टिक्स में एक चैप्टर है, बाद में देखेंगे आप, 9 नंबर चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे ये। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये सारे जो फेनोमेना हैं, ये सारे जो फेनोमेना हैं वो एक वेव ही शो कर सकती है। लेकिन लाइट ने इन सारे फेनोमेनाज को शो किए, इन सारे प्रॉपर्टीज को शो किए। इसका मतलब क्या है? कि लाइट वेव है। तो भाई देखो, लाइट बहुत सारे फेनोमेनाज से ये शो कर रही है कि लाइट पार्टिकल है, बहुत सारे से ये शो कर रही है कि लाइट वेव है। तो सर एक पॉइंट तो बताओ कि लाइट है क्या? भाई लाइट मतलब लाइट कौन सा नेचर शो कर रही है? देखो भाई, लाइट की ना आपके उस दोस्त की तरह हालत है जो आपके मुंह में आपका रहता है और आपके मुंह के सामने में आपका रहता है और दूसरों के सामने दूसरों के जैसा रहता है। वो कहते हैं ना, नफरतों के शहर में नफरतों के शहर में कुछ ऐसा कहते हैं कि उसके डेरे हैं और यहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ऐसी हालत है लाइट की। यार कभी खुद को वेव बता रही है, कहीं बता रही है खुद को पार्टिकल। अब लोग बहुत परेशान थे कि आखिर लाइट को बोला क्या जाए। आगे जगह है नहीं है तो हम एक स्लाइड लेते हैं, ऐड करते हैं और लिखते हैं कि लाइट की नेचर है क्या। तो क्या एक पॉइंट लिख लें आप कि लाइट एग्जिबिट्स मतलब शो करता है। एग्जिबिट्स का मतलब होता है प्रदर्शन करना, शो करना, डिस्प्ले करना। लाइट एग्जिबिट्स डुअल नेचर। डुअल मतलब क्या? कि पार्टिकल भी और वेव भी। लाइट एग्जिबिट्स या शोज डुअल नेचर ऑफ, ऐसे लिख लें, ऑफ बीइंग वेव एज वेल एज पार्टिकल, ऑफ बीइंग वेव, और उसके बाद एज वेल एज पार्टिकल। लाइट shows exhibits dual nature of being wave as well as particle डिपेंडिंग, लेकिन ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इट इज इन। वो किस सिचुएशन में है इस चीज पे डिपेंड करके लाइट अपने आप को कभी पार्टिकल भी शो कर लेती है और कभी अपने आप को वेव भी शो कर लेती है। क्या मैं लाइट को समझाने में, लाइट के नेचर को समझाने में क्लियर हुआ? अच्छा रहा? अच्छा नहीं रहा मुझे पता है, बहुत अच्छा रहा, सॉरी सबसे अच्छा रहा। चलिए ये कहानी आप नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करने को। सर क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आपको मैंने पहले ही बता दिया। अरे किसी चीज को आप फेंक के मारो, वो जब
आपने जिस तरफ फेंक के मारा है, जिस तरफ से फेंक के मारा है, अगर वो उसी तरफ रिटर्न बैक हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन लाइट में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू अ डेफिनेशन, द बाउंसिंग बैक, द सेंडिंग बैक, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जब लाइट रे एक सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद या तो रिटर्न हो जाए, या तो बैक हो जाए, या तो बाउंस बैक हो जाए, सारी बातें एक ही है ना, कि स्ट्राइक करने का लौट आना। सिंपल हिंदी में अगर बोले तो ये है, स्ट्राइक किया और लौट आया। ये जो लौट आना है लाइट का आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो 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 देखो, यहां पे रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर में नहीं होता है। लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर में होता है। अबे बेवकूफ हो क्या? अगर आपको ये मार्कर दिख रहा है, मतलब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट इस पे फॉल हुई है, रिफ्लेक्ट करके कैमरे में गई है, मेरे आंखों में गई है, इसलिए मुझे नजर आ रही है। तो रिफ्लेक्शन हर सरफेस से होता है, वही लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल होने वाली लाइट जब बाउंस बैक करे, रिटर्न बैक हो जाए, उसको सेंड बैक कर दिया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट वेरी प्रोसेस ऑफ लाइट हैज बीन टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या ये बात क्लियर है? छोटी सी बात, आराम से वो क्लियर होगी ही होगी। जरा मैं 1 मिनट, ठंड बढ़ गई है, 1 मिनट भाई, सही हो गया सब कुछ अब। अच्छा हाँ, अब कि सर हमने तो पढ़ा कि प्लेन में होती है रिफ्लेक्शन, नहीं, मैंने आपको बता दिया। दूसरा लाइन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में कि द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेसेस। वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा शाइनी है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, देखो शाइनिंग सरफेसेस, पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेसेस, वो सरफेसेस जो कि पॉलिश्ड हैं और शाइनिंग है, वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ध्यान सुनना, वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसके कंपैरिजन में? सर उन सरफेसेस के कंपैरिजन में जो कि अनपॉलिश्ड हैं, जो कि डल हैं, मतलब रफ हैं। सर इन द सेंस क्या हुआ, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो घरों की जो टाइल्स होती है, उसमें भी आप अपनी शक्ल देख सकते हो, क्योंकि देखो वो स्मूथ है और क्या है? पॉलिश्ड है, लेकिन उतना पॉलिश्ड नहीं है जिससे कि आपको पूरा वो व्यू आए जैसे मिरर में आता है। इसका सेंस क्या है कि लाइट स्मूथ और पॉलिश सरफेस से, शाइनी और पॉलिश सरफेस से ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। इन द केस ऑफ मिरर, मिरर क्या एक्सट्रीमली पॉलिश्ड है, एक्सट्रीमली शाइनिंग सरफेस है, तो उससे रिफ्लेक्शन एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन होती है, उससे पूरी की पूरी लाइट जो उस पे फॉल करती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसीलिए आपको अपनी बहुत अच्छी व्यू वहां पे नजर आती है। लेकिन बाकी जगह आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उतनी ज्यादा पॉलिश नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं आपको पार्सल दिखता है, जैसे जब हम कभी एक चेयर को साफ कर दें, बाइक की जो टंकी होती है, टंकी को अगर हम पॉलिश कर दें, तो देखो यहां पे टर्म आ रहा है ना, पॉलिश कर दें। कभी कभी जो हमारी घर की लकड़ियां होती है, उनमें हम ऑयल लगा दें तो वो भी पॉलिश्ड हो जाती है। तो जो जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा वो उतना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। वही तो लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेसेस। जो लाइट पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेसेस पे फॉल करती है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होती है, या फिर ये कह लो कि ऑलमोस्ट सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको अच्छा व्यू मिलता है। जहां पे ऐसा नहीं होता है वहां पे सर अच्छा व्यू नहीं मिलता है। ये भी समझ में आ गया कि कहीं कहीं हमें आधा आधा क्यों दिखता है। जैसे एक चीज अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, आपने यहां पे इतना बस समझना है कि जो नॉन शाइनिंग सरफेस होती हैं और पॉलिश सरफेस होती हैं, उससे लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है कंपैरिजन टू दैट सरफेसेस व्हिच आर अनपॉलिश्ड एंड डल। क्लियर? एकदम क्लियर। आगे चले हम और बात करें किसके ऊपर में? हाँ भाई, यहां बात कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बनता कैसे है भाई? प्लेन मिरर में एक देखो, आपको मैं सिंपल बता रहा हूं, फिर हम चलेंगे नोट्स के थ्रू और आप उसको अच्छे से नोट कर लोगे। प्लेन मिरर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने एक प्लेन ग्लास सीट लेना है, प्लेन ग्लास सीट लिया। अब ग्लास मतलब क्या होता है सर? ग्लास मतलब भाई वो जो आपके गाड़ियों के कांच लगे होते हैं ना, विंडो सीट के आगे में कांच, ऐसी चीजों को हम ग्लास बोलते हैं। वो ग्लास हुआ। अगर हम ग्लास के एक सरफेस को पॉलिश कर दें, क्योंकि रिफ्लेक्शन अच्छा कहां होगा? पॉलिश सरफेस में ना। अरे ग्लास के थ्रू तो लाइट पास ही कर जाएगी ना।
आपने देखा ना, यहां पे हम बात कर रहे थे ना कि जो ग्लास स्लैब होती है, ग्लास स्लैब से लाइट पास कर जाती है, भले बेंड करके लेकिन पास कर जाती है ना। तो ग्लास से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। मिरर बनता कैसे है? ग्लास के थ्रू। सर कैसे? ग्लास था, उसके पीछे हमने क्या कर दिया? सिल्वर से पॉलिश कर दिया। ध्यान सुनना, सिल्वर से पॉलिश कर दिया। अब जैसे सिल्वर से पॉलिश कर दिया तो सिल्वर क्या होता है भाई? एज सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। सिल्वर मेटल इतना ज्यादा स्मूथ है, इतना ज्यादा पॉलिश्ड है कि वो सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। तो जैसे ही कोई लाइट रे, ध्यान सुन, जैसे ही कोई लाइट रे प्लेन ग्लास ऑफ शीट से एंटर करते हुए उसके एंड के, मतलब उसका दूसरा साइड का एंड है, देखो प्लेन ग्लास शीट रहा, जैसे मान लो कोई बुक दिखाऊं मैं आपको, जैसे कहां गया, ये देखो, एक ये बुक है मेरे सामने में, ये बुक है, मान लो कि ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये थिकनेस दिख रहा है आप, ये थिकनेस है, हमने इतने थिक का क्या लिया है, इतना थिकनेस का हमने एक ग्लास लिया है। इस ग्लास के एक लेयर को हमने क्या कर दिया है? हमने सिल्वर से पॉलिश कर दिया है। तो होगा क्या? लाइट जब एंटर करेगा तो इस ग्लास के इतनी थिकनेस को तो एंटर करता जाएगा, लेकिन जैसे ही वो इसके पॉलिश्ड सरफेस पे पहुंचेगा वहां पे टक्कर खाते ही, एज सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर दुनिया का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो जैसे ही उस पर टच करेगी वो रिटर्न बैक हो जाएगी अपने पाथ पे, मतलब जिस तरफ से गई है उस तरफ को लौट आएगी और आपको देखने को मिलेगा एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन, आपको देखने को मिलेगा खुद का इमेज मिरर के अंदर में। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर एज सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, सो ऑर्डिनरी मिरर्स are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of the plain glass sheet। अरे प्लेन ग्लास शीट लेनी होती है हमें, उसके पीछे हम क्या करते हैं? सिल्वर मेटल को हम डिपॉजिट करते हैं, पॉलिश करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन कहां होता है ग्लास शीट के ऊपर, में बोलना नहीं, रिफ्लेक्शन होता है एट द एंड पोर्शन ऑफ द ग्लास शीट, दैट इज द पॉलिश्ड सरफेस थ्रू सिल्वर। जो पॉलिश सरफेस होता है सिल्वर का, वहां होती है रिफ्लेक्शन। द सिल्वर लेयर इज, अच्छा एक और बात, सिल्वर अगर इतनी ही स्मूथ है, इतनी ही शाइनी है, तो लॉजिकल सी बात है जो चीज बहुत स्मूथ होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप उसको हल्का सा भी छू दो उसमें स्क्रैच आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि गुलाब के फूल की तरह कोई होता है, कोई इंसान जिसको हम छू दे कि वो मुरझा जाए, छुई मुई जो प्लांट जिसको बोलते हैं, छुई मुई प्लांट, छुओ मुरझा जाए। तो जो जितना सेंसिटिव होता है, तो जो स्मूथ होगा वो सेंसिटिव होगा। जैसे गुलाब की फूल बहुत क्या होती है? स्मूथ होती है, उसको छुओगे उस पर दाग आ जाएंगे, डेंट आ जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे ही अगर सिल्वर मेटल इतनी ज्यादा स्मूथ है कि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो इसे हमें बचाना होगा। किस चीज से? बाहर के किसी भी एक्शन से, डेंट, स्क्रैच, ऐसे चीजों से। तो कैसे बचाते हैं? सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट। सिल्वर मेटल को हमने पहले ग्लास शीट लिया, क्या कर दिया? सिल्वर मेटल से उसको पॉलिश कर दिया एक साइड से। उसके बाद सिल्वर मेटल को कोई हार्म ना पहुंच जाए, इसके लिए हमने उस पर एक रेड पेंट का कोट लगा दिया, कोट ऑफ रेड पेंट। खत्म कहानी, एकदम क्लियर। आगे जो पॉइंट लिखा है आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो क्या? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सर्फेसेस इन इट। अच्छा, आज के जमाने में हम लोग बड़े गरीब ठहरे, हम तो अंबानी के बैकग्राउंड से आते नहीं है कि भाई सिल्वर मेटल से किया हुआ पॉलिश मिरर ही लेंगे। हमने क्या किया आज के जमाने में? सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है एल्यूमिनियम से। मतलब आज के जमाने में आप एल्युमिनियम से भी पॉलिश करके इजीली प्लेन मिरर बना सकते हो। बात समझ में आई आपको? अच्छे से, एकदम अच्छे से आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या होने जा रहा है? जो कि होने जा रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को अगर आपको कॉपी पे या पेन पे या बुक पे या कहीं भी रिप्रेजेंट करना है, जैसे मुझे इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने रूम से जो मेरी ड्रेसिंग टेबल की मिरर है उसको लेके आऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई इतना थोड़ी करना है, खर्चा ऐसे ही बहुत हो गया है। तो मैं कह रहा हूं, तो आप मिरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सिंपल तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और उसके एक साइड में क्या करो? क्या ड्रॉ करना है आपको? एक साइड में ड्रॉ करना है ऑब्लिक लाइन, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिरर कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन खींचो, उसके बाद उसके एक साइड में क्या करो? आप ऑब्लिक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। क्यों ड्रॉ किया? ताकि हम बता सके ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन जो होती है वो इसी सरफेस पे आने के बाद होती है। मतलब प्लेन मिरर, बेसिकली हमारा पॉइंट ये था कि प्लेन मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिखा दिया मैंने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय a straight line having a number of short
ऑब्लिक लाइंस ऑन वन साइड, किसी एक साइड आप रिप्रेजेंट कर सकते हो शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस। क्लियर है? इसके जहां से लाइट फॉल करेगी मिरर पे उसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड, और जो साइड पॉलिश्ड है उसको बोलते हैं हम बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर। आगे चले, हम जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत कम टाइम में हम चैप्टर को खत्म। कितना टाइम हो गया? अरे 30 मिनट तो हो भी गया यार, जल्दी खत्म करना है हमें। रे क्या होती है ये भाई? पता है सर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। वो स्ट्रेट लाइन जिससे लाइट ट्रेवल करती हो, मतलब आपने देखा होगा कि लाइट कहीं से कहीं जा रही है, हम डिनोट कैसे करेंगे? सर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे कर देंगे, मतलब कि हम दिखा रहे कि लाइट ऐसे जा रही है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जिससे लाइट ट्रेवल कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। एंड कलेक्शन और बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट रे। एक है तो रे, अगर बहुत सारे हो गए तो बीम। एक है तो रे, अगर बहुत सारे हो गए तो उसको क्या बोलेंगे हम? बीम ऑफ लाइट रेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। सिंगल हो तो रे, बहुत सारे हो तो बीम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर समझने के लिए आपने समझना होगा कुछ टर्म्स के बारे में, वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। वो लाइट जो फॉल करती है मिरर के सरफेस पे उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। वो लाइट जो फॉल करती है मिरर के सरफेस पे उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। वो लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक होती है स्ट्राइक करने के बाद, फॉल करने के बाद, जो उसी मीडियम में दोबारा से रिटर्न बैक होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा भाई देखो, मिरर के जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट कर रही है, फॉल कर रही है, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कितनी बातें क्लियर है? ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं अच्छे से। डेफिनेशन की चिंता मत करो, मैंने आगे लिख के रखा हुआ है, आप वहां से नोट कर लेंगे। यहां पे बस आपको मीनिंग समझना है। मैंने बोला पहला क्या? जो लाइट फॉल करे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो जाए वो रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पे इंसिडेंट लाइट रे फॉल कर रही है मिरर के सरफेस पे उसको बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये बात ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ये रहा प्लेन मिरर का सरफेस और ये रहा क्या? वो इमेजिनरी लाइन। कहां पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोला भाई मैंने? ध्यान सुनना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। किस चीज से परपेंडिकुलर? प्लेन मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर। सर यहां से भी 90 डिग्री और यहां से भी 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल बोलते हैं। ये बात याद रखना, नॉर्मल इज अ लाइन। नॉर्मल एक लाइन है, नॉर्मल रे नहीं है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात क्लियर? अच्छे से क्लियर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख देता हूं मैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे लिखा ही हुआ है इसलिए नहीं लिखा, एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना तो पता ही होगा, ये सिंबल है किस चीज का? एंगल का। पता है? बिल्कुल पता है। चल आगे चलते हैं भाई। आगे देखो लिखा हुआ डेफिनेशन, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, उसके बाद नॉर्मल, ये सब चीजें आप नोट कर लेंगे खुद से, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। हाँ भाई आगे चलें। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। अरे रिफ्लेक्शन एक नेचुरल फिनोमेना है। कोई भी नेचुरल फिनोमेना कोई एक लॉ ओबे करती है। उन्हीं लॉज के बारे में तो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो भाई ये क्या है सर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें फर्स्ट लॉ, बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ध्यान से देखना। इट स्टेट्स दैट, सिंपल है, ध्यान सुनो, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, एकदम यहां पे आ जाओ। इसी बताओ, ये इंसिडेंट रे, ध्यान सुनो, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, मेरी बात ध्यान सुनना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान सुनना मेरी बातों को। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मान लो बोर्ड का एक प्लेन जो था उसको हमने एक प्लेन बोला। प्लेन मतलब सर, अरे बोर्ड का एक प्लेन है, ये छत का एक प्लेन है, ये जो नीचे एक प्लेन है इसको एक प्लेन बोलते हैं। ऐसे ही ये दीवार एक प्लेन है। ऐसी चाहे देखो ये बोर्ड क्या एक प्लेन है ना, प्लेन है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब एक बोर्ड का जो प्लेन है उसी में तो लाई कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? अरे मैं कोई बुक उठा लूं, देखो जरा ध्यान से, मैं अगर ये बुक उठाऊं, ठीक है, बुक किसकी है, फिजिक्स की है, दिख रहा होगा आपको। अब मैं अगर देखो यहां से दिखाऊं कि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां पे नॉर्मल, ये तीनों चीज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों चीज क्या इस बुक के प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? कर रही कि नहीं कर रही है? हाँ जी सर कर रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे उठा दूं और अगर इसको मैं देखूं तो ऐसा तो दिखेगा कि ये प्लेन मिरर रहा, ये इंसिडेंट रे रहा, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पे क्या चीज, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब किस पे लाई कर रही होंगी, बोर्ड के प्लेन पे। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ जाओ कहां पे भाई, इस कॉन्सेप्ट पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। First law of reflection states that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. क्लियर हो गया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। मैं पढ़ा रहा हूं, कहां से क्लियर नहीं होगा। आगे चलो भाई, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है सर जी? भाई इट स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट कि आपने जो यहां पे एंगल आई और एंगल आर देखा है, वो हमेशा, ये बात याद रखना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमेशा होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच सेज दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, ये हमेशा सही होगा। सेकेंड लॉ यही कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब सर, अरे मतलब बड़ा सिंपल है, इसको गंदा नहीं करते हैं, इसको ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसको नोट कर लेंगे। स्लाइड एक और ले लिया। मान लो ये रहा मिरर। मिरर कैसे बनेगा भाई, मिरर कैसे बनेगा, जरा इसको मिटा दूं, थोड़ा अच्छा सा बनाओ मिरर, ब्लैक कलर, ओ इरेजर नहीं, मिरर, ये ओके ओके। ये रहा क्या बजी, मिरर। यहां बना दिया मैंने, क्या पॉलिश सरफेस कर दिया इधर से, ठीक है। देखो जरा, अब यहां पे लाइट फॉल हुई, यहां पे लाइट फॉल हुई, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, यहां पे हम बनाएंगे हम नॉर्मल, ठीक है। क्या बनाएंगे भाई, बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है। बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। और ये क्या है, ये क्या है सर, ये है आपको इंसिडेंट रे, ठीक है। मान लो अगर ये एंगल बना रही है कितने का, ये एंगल बना रही है 45, 35 ले ले, 35 डिग्री का एंगल, ये एंगल बन रहा है। कौन सा, ये इंसिडेंट रे था। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल है 35 डिग्री, तो आंख मूंद के हम क्या बोलेंगे, एंगल आर भी कितने की, 35 डिग्री की। कोई दिक्कत की बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अरे कहीं पे ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर। मान लो कि अगर हमने यहां बना दिया नॉर्मल, यहां बना दिया नॉर्मल, हमने देखा कि अगर ये एंगल है कितनी डिग्री, तो सर मान लो कि 50 डिग्री, तो आंख मूंदो और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी कितनी होगी, 50 डिग्री ही होगी। यही कौन कहता है, यही कहता है आपसे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा 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 होगा। ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ अ मिरर। अगर किसी मिरर के सरफेस पे, अगर किसी मिरर के सरफेस पे लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। कैसे फॉल कर रही है भाई, परपेंडिकुलरली, ये सीधा है ना, सीधा ही होना चाहिए। अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो आप बताएं कि उस रे ऑफ लाइट के साथ होगा क्या, द सरफेस ऑफ द मिरर। व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर कोई एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करे, किसके ऊपर में, प्लेन मिरर के ऊपर में। जरा पहले इसको मिरर बना लें, ये बन गया सर प्लेन मिरर। सवाल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करे, परपेंडिकुलरली फॉल करने का सेंस है कि ये यहां बना दिया और वो रे ऑफ लाइट इसके पास शायद जा रही होगी कुछ ऐसे। क्या ये बात सही है, कुछ ऐसे जा रही होगी, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। रे ऑफ लाइट कैसे गई है सर, ऐसे गई है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना,
अब जरा आप पीछे, अगर ऐसा हो रहा है कि प्लेन मिरर से कोई एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली जा रही है तो उसके साथ होगा क्या, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, सवाल हमारा ये है। जवाब में आ जाओ भाई। देखो जरा, हमने क्या पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है हर हमेशा। हाँ जी सर पढ़ा है। तो अगर एंगल 50 था, एंगल आर कितना बना, 50 बना। इसको जरा कम किया, कितना हो गया, 35 हो गया। ये कितना हो गया, 35 डिग्री। तो एंगल आर कितना बना, 35 बना। अगर इसको और कम करेंगे 20 डिग्री, एंगल कितना बनेगा सर, 20 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको और कम करेंगे, एंगल 10 डिग्री। तो अगर इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 10 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 10 डिग्री होगा। अगर मैं 5 डिग्री कर दूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, और मैंने अगर एंगल बहुत कम करते चला गया तो ये बना नॉर्मल। तो मान लो अगर ये एंगल है 10 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो यही होगा, दैट इज 10 डिग्री। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है, ये बात सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है ना। देखो जरा, अरे यहां 50 था तो 50 आया, इसको अगर कम करोगे तो एंगल कम होगा ना। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इसको कम करेंगे तो ये वाला एंगल कम बनेगा ना यार, ये कम हुआ कितना, 35। तो एंगल आर कितना बना, 35 बना। अगर इसको और कम करेंगे 20, तो एंगल आर क्या बनेगा, 20। अगर हम इसको और कम करें तो एंगल ऑफ, अगर इंसिडेंस 10 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 10 होगा। और ऐसे ही ध्यान सुनना, अगर हमने इसको पूरा स्ट्रेट ही कर दिया, मतलब क्या, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ही कर दिया, तो एक्चुअली में नॉर्मल के साथ उस इंसिडेंट रे की एंगल कितने की बनी, 0 डिग्री की ना, क्योंकि वो लाइन खुद क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। और क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली, मतलब क्या, परपेंडिकुलरली ही लाइट खुद भी फॉल करे तो क्या होगा। तो यार जब ये लाइट खुद ही मतलब नॉर्मली फॉल करेगी, परपेंडिकुलरली फॉल करेगी, इसका सेंस ये है कि वो नॉर्मल के ऊपर ही है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल कहां होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा, तो भाई इसी पे बनाओगे एक नॉर्मल। तो इस लाइट रे का नॉर्मल से एंगल कितना बना, 0 डिग्री ना। आप नॉर्मल से कुछ उठे हुए होते हो फिर बोलते कुछ एंगल बना हुआ है। जब आप नॉर्मली ही फॉल कर रहे हो, मतलब नॉर्मल के साथ ही हो आप, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना कितना, 0 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ क्लियर भाई, ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ कि नहीं क्लियर। मुझे लगता है अच्छे से हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप भाई जाके इस वीडियो को दोबारा से देखना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बनाया यहां, ओहो चलो सही है। फिर यहां पे लेके आए ब्लैक कलर, चलो। तो यहां पे अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है तो एंगल आई इक्वल टू 0, और सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होती है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो रे ऑफ लाइट इसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी, क्योंकि अगर एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0। एंगल आर के 0 होने का सेंस क्या है कि वो रे ऑफ लाइट जो ऐसे गई है वो नॉर्मली ही लौट के आएगी। बात को समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, इसको बोलेंगे इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक along the same path as एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल आई था वो 0 हुआ, एंगल आर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत की बात है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको सही से एकदम आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, वीडियो की लेंथ लंबी होते जा रही है यार, मैंने कितना कोशिश किया इसको शॉर्ट में रखूं, चलो हो जाएगा। अच्छा नोट क्या है, नोट क्या है, लॉज ऑफ reflection is applicable on every kind of on ऐसे लिखते हैं, on all kind of mirrors, on all kinds लिख लें या all types of mirrors। कोई भी मिरर हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब पे लगती है। इस बात को आप नोट में डाल लेंगे। मैंने आपको यह भी समझा दिया है कि भाई जब उठे होते हैं तो कोई एंगल होता है, अगर हम कम होते जाएं,
मतलब क्या, उस उठाव को, उस स्लोप को अगर हम कम करते जाएं तो एंगल एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगा। जिस टाइम पे आके इंसिडेंट रे का एंगल जीरो होगा उसका मतलब है कि वो रे ऑफ लाइट आपको नॉर्मली ही फॉल कर रही है। किसके ऊपर में? मिरर के ऊपर में। तो नॉर्मली ही फॉल कर रही है अगर, तो जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली ही इंसिडेंट करती है प्लेन मिरर के ऊपर में, इसका सेंस ये है कि वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है 0 डिग्री का। अगर एंगल आई 0, एंगल आर भी 0। सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो भाई एंगल आर भी 0 हो गया। अगर ऐसा हुआ तो दैट रे ऑफ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिससे वो गया है उसे लौट के आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर। सर आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सर क्या होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हमें देखना है। द रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट is reflected as a parallel beam in one direction only is called regular reflection। अगर कोई ऐसे रिफ्लेक्शन हो रही है जहां पे रे ऑफ लाइट पैरेलली अगर आई हैं और पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएं, तो ऐसे किसी रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता कैसे है? एक चीज, पहली बात, ये होता है भाई ऑन वेरी स्मूथ सर्फेसेस। ये हर सरफेस पे नहीं हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सर्फेसेस पे होगा। क्या दिख रहा है? ये बिल्कुल दिख रहा है। ये सिर्फ स्मूथ सरफेसेस पे होता है। ऐसा क्यों? देखो जरा, ये अगर इंसिडेंट लाइट रे आई हैं, अगर सारी पैरेलल हैं, तो क्या ये एंगल सबका इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। क्यों? अरे ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये सारे एंगल कौन से एंगल हुए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना। तो सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मान लो अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो भाई सारे क्या होंगे? 30 30 30 30। क्लियर? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगर ये 30, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री ना। अब बोलोगे सर कैसे? अरे नॉर्मल पूरा होता है 90 डिग्री, उसमें से इंसिडेंट रे इस सरफेस ऑफ द मिरर के साथ बना रहा है 30 डिग्री, बचा कितना? 60 डिग्री। तो सारे लाइट के इंसिडेंट रे कितने होंगे? 60। क्यों भाई? क्योंकि यार ये सारे कितने हैं? 30 30 30 30 30। तो नॉर्मल से कितना होगा? 60। ये वाला 60, ये वाला 60, और क्या? ये वाला 60 और ये वाला भी 60। क्लियर है? इसको मैं साफ कर दूं अच्छे से। ये एक को रहने देते 60 डिग्री। तो अगर सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, ध्यान सुनना, अगर सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी 60, ये भी 60, और फिर क्या कहां गया? ये भी 60, फिर ये भी 60, और फिर लास्ट में ये भी 60। सारे 60 60 60 एंगल बनाएंगे। और अगर ये 60, तो ये 30, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसको दोबारा से देखना, समझ में पक्का आ जाएगा आपको। सारे हो जाएंगे क्या? सेम एंगल। तो ये भी अब क्या हो गए? देखना जरा ध्यान से, ये एंगल, जरा मैं इसको कलर चेंज करूंगा, समझ में आ जाएगा। ये कलर ले लिया, चलो भाई ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो। अगर ये सारे एंगल इक्वल, इसका सेंस क्या है कि देखो ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, और ये रहा ट्रांसवर्सल। और अगर ये सारे लाइंस इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से इक्वल हुए हैं। इसका मतलब ये सारे लाइंस क्या हैं? ये सारे लाइंस क्या? पैरेलल हैं। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब पैरेलल बीम के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किसके ऊपर में होता है? सर स्मूथ सरफेसेस के ऊपर में होता है। कैसे हुआ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए हुआ। इसको बार बार देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, भी कहीं पर नोट डाउन कर लेना। इसमें क्या होता है? द रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। लाइट फॉल तो कर रही है पैरेलल, लेकिन जा रही है कहां? हर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में। सर ये क्यों होगा? देखो अच्छा, पहली बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां होता है? स्मूथ सरफेस पे। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होता है? रफ सरफेसेस पे। कहां होता है भाई? रफ सरफेसेस पे। सर क्यों हुआ ऐसा? देखो आप, ये क्या रफ है ना, ये शेप इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप होने का सेंस क्या है कि हर जगह जो एंगल आई बन रहा है वो अलग अलग बन रहा है। इस रे का कोई और एंगल आई है, इसका कोई और एंगल आई, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ। सबके एंगल आई अलग अलग, सबके एंगल आर अलग अलग, सबके एंगल आर अलग अलग। तो देख लो कैसे हुआ है रिफ्लेक्शन, आपको दिख रहा है भाई। कोई किधर, कोई किधर, किधर भी जा रहा है,
देख रहे हो, एक रे जा रहा उधर, एक रे इधर, एक रे इधर, एक तो पूरा पीछे पलट गया। ये क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्शन के टाइम में लाइट हर तरफ स्कैटर कर जाए, बिखर जाए, वो जो लाइट वो पैरेलल बीम थे वो पैरेलल बीम नहीं रह जाए, ऐसे किसी केस में आप क्या बोलोगे कि वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन द रफ सरफेसेस। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रहे आपको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये कहीं से ये नहीं बता रहा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का कॉन्सेप्ट गलत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हर जगह फॉलो अप हो रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ है भाई। यहां पे देखो, यहां की सरफेस क्या होगी? एक छोटी सी पतली सी प्लेन मिरर होगी, तो वहां पे एंगल आर ओबे हो ही रहा है, लेकिन सरफेस इतने रफ है ना, सबका एंगल आई अलग अलग, तो एंगल आर भी तो होगा अलग अलग। वो तो आपको पहले ही बता दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबका एंगल आई अलग अलग, सबका एंगल आर अलग अलग, इसके वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा आप नहीं बोल दोगे हाँ सर रफ सरफेस पे तो ये वैलिड होता नहीं है, हमने लॉ गलत प्रूव कर दिया, अब तो हम बन गए न्यूटन। हाँ, तो न्यूटन नहीं बनोगे आप, न्यूटन नहीं बन पाओगे फिर भाई। अगर आपको न्यूटन बनना है तो आपको ये चीज समझना होगा कि यहां पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैलिड है। सरफेस ही इतनी रफ है, अलग अलग एंगल आई, अलग अलग एंगल आर, खत्म कॉन्सेप्ट। आगे बच्चों यार वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना यार, कॉन्सेप्ट छोड़ के आगे बढ़े अच्छी बात थोड़ी है। कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं आगे। मैं देखना जरा, ये हम बात कर रहे हैं कि क्या होती है ऑब्जेक्ट और क्या होती है इमेज। जिस चीज से लाइट निकले, या तो उसकी खुद की लाइट हो या फिर किसी और की लाइट हो, अगर किसी चीज से लाइट निकल रही है, या तो खुद की या तो किसी और की रिफ्लेक्ट की हुई, अगर लाइट निकल रही है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इतना पढ़ लो, एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट रेज ईदर ऑफ इट्स ओन, या तो खुद की और रिफ्लेक्टेड बाय इट, या फिर या तो उसने खुद दिया हो या तो उसने किसी और की लाइट को खुद से रिफ्लेक्ट किया हो। अगर ऐसा हो रहा तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट रेज ईदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। आगे, अच्छा, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के। एक होता है भाई पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत छोटू सा, बहुत छोटा सा पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। एक होता है फाइनाइट ऑब्जेक्ट, फाइनाइट ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब क्या? थोड़ा सा बड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जो बहुत छोटू सा होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। थोड़ा बड़ा सा होगा उसको बोलेंगे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब फाइनाइट ऑब्जेक्ट। अब आगे, इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट समझ में आया, जिससे लाइट निकले, ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट, लाइट से रिलेट करने वाला। ऑप्टिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब कहता है ना कि इट अपीयर्स टू बी रेन टुडे, मतलब इट अपीयर्स टू बी रेन टुडे, मतलब ऐसा कुछ कि मतलब बारिश होने वाली है, संभावना। तो ऐसे ही इमेज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, एक अपीयरेंस है कि प्रतीत होता है कि यहां पे कुछ है। वैसे इमेज एक छला हुआ चीज है, कहीं पे इमेज बनता, मतलब इमेज जो बनती है तो वहां पे वो चीज होती नहीं है ना, वो बन रही है बस वहां पे, कि हाँ ऐसा दिख रहा है कि वहां पे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इमेज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens। वो ऑप्टिकल अपीयरेंस, इमेज वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस, मतलब लाइट से बना हुआ एक कोई, क्या बोलते हैं, अपीयरेंस का मतलब है कोई व्यू, लाइट से बना हुआ कोई व्यू जो कि बना है, प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज, कब बना है? जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से आई हुई लाइट रेज या तो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, या तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो या फिर लेंस से रिफ्लेक्ट हो। इमेज वो ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो तब बनती है जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट आई, कहां गई? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट से आई, मिरर में आई, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, या उस टाइम जो इमेज, मतलब उस टाइम जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है वो, या फिर लेंस से के थ्रू रिफ्लेक्ट होने के बाद जो अपीयरेंस बनता है वो, वैसे किसी ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम इमेज बोलते हैं। वीडियो को बार बार स्किप करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। हम आगे चलते हैं कि क्या होती है इमेज के बारे में हमने जान लिया है, अब आगे चलते हैं। इमेज होती है दो तरीके के, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। मैं यहां पे लिख दूं, इमेज होते हैं दो तरीके के,
इमेज दो तरीके के होते हैं सर, आपको पता है सर, बिल्कुल पता है भाई। ये होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आगे चलते हैं, क्या होती है रियल इमेज, क्या होती है वर्चुअल इमेज? ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सको, रियल इमेज। स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सको सर, क्या कोई ऐसे भी इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं? तो क्या बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिनेमा हॉल जाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जाते हैं सर। अभी बोलो, आप लेके चलो, अभी चल लेंगे हम। नहीं नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगा, आप लोग मुझे लेके चलो। बात कर रहे थे हम कि सिनेमा हॉल जाते हैं हम, बिल्कुल जाते हैं। वहां पे स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से आई हुई लाइट वहां पे गिरती है, एक इमेज बनता है। देखो प्रोजेक्टर से निकली हुई लाइट रेज कहीं पे फॉल करने के बाद एक इमेज बना रही है। ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, क्या कौन सी इमेज है वो? उसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी नहीं नहीं नहीं, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। रियल इमेज क्या होती है? जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सके। आईने में जो हम खुद की तस्वीर देखते हैं, जैसे मान लो कि सामने मेरे आईना लगा हुआ है, तो मैं अगर आईने में खुद को देख रहा हूं तो मुझे क्या लगता है कि जैसे मैं अगर आईना से, मान लो अगर ये आईना है, ये आईना है, ठीक है। अब मैं अगर इससे इतना दूर खड़ा हूं तो मुझे खुद की इमेज कैसे दिखती है? आईने के अंदर ही जितना दूर मैं सामने हूं उतना ही दूर पीछे। क्या बात सही है? लेकिन अगर मैं आईने के पीछे जाऊंगा और स्क्रीन लगाऊंगा तो क्या मुझे कोई इमेज नजर आएगी? नहीं आएगी। मतलब मिरर की इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सके उसको बोलते हैं हम क्या? वर्चुअल इमेज। सॉरी सॉरी, तो बात समझ में आपको आ गई ना मैंने क्या बोला? देखो वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सके, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मेरे से इससे पहले गलती हो गई थोड़ी सी, समझ लेना आप। और वो इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इज कॉल्ड रियल इमेज। और वो जो नहीं हो वो वर्चुअल इमेज। तो हमने जो मिरर में इमेज देखा वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब होता है झूठा, छलावा, मतलब क्या? इल्यूजन, मोह माया, हकीकत नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला? द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। क्यों? स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आगे इधर देखें, अ इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। पता चल गया। इट इज फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ये पता चलेगा आपको आगे पढ़ने के बाद कि रियल इमेज जो होती हैं वो लाइट रेज के एक्चुअली मिलने के वजह से बनती है। आगे आगे पता चलेगा आपको। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज इस वजह से नहीं बनती हैं कि लाइट एक्चुअली में मीट करते हैं। कैसे बनती हैं वो आगे देखेंगे। इट इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। वर्चुअल इमेज की एक और पॉइंट, इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर और लेंस। आपको लेंस के थ्रू देखना होगा तब, जैसे कैमरे में हम लेंस के अंदर देखते हैं, हमें इमेज दिखता है कि नहीं दिखता है? ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई ये, अच्छा ये कौन सी इमेज है? ये आपको वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि इस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। मिरर में बनने वाली इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जिसको ऑब्टेन नहीं कर सके उसको बोलेंगे वर्चुअल, जिसको ऑब्टेन कर सके उसको बोलेंगे रियल। सिनेमा हॉल के स्क्रीन पे बनने वाली इमेज रियल इमेज है। क्यों? दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। एग्जांपल है द इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। आगे चलो यार, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। टाइम बीतता जा रहा है, 58 मिनट है भगवान। भाई इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। मुझे मेरे से थोड़ा सा पहले दिक्कत हो गया, जरा उसको सही कर लेना। ठीक है। आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है? सवाल है हमारे पास। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, हम पहले बात करेंगे कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है। देखो भाई, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट थी। अच्छा एक चीज याद रखना आप लोग, कभी भी जो हम इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं किसी मिरर में, उस हर जगह हम दो ही रे ऑफ लाइट लेते हैं। लाइट की जो रेज हैं वो दो ही लेते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला जब भी कभी हमें इमेज बनाना होता है हम लाइट की दो ही रे लेते हैं। आपको मैंने पहले सिखा दिया है कि ऑब्जेक्ट होती है दो तरह की, एक तो होती है फाइनाइट, दूसरी होती है एक्सटेंडेड। ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दोनों देखेंगे हम अभी। तो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में देखना है ड्यू टू अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। ये रहा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बता दिया, डायग्राम को सिंपल रखने के लिए हम हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही रे यूज करते हैं, किया है। एक रे ये, दूसरा ये रे। क्लियर है? मान लो ये फॉल कर रहा है ए पॉइंट पे और यहां पे बी पॉइंट पे। क्लियर है? एकदम क्लियर। ओ ए और ये क्या? ओ बी। ओए 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 ओए, ऐसा ओ ए और क्या? ओ बी। ओ ए जब फॉल करेगा क्या बनाएगा? कुछ एंगल बनाएगा सर। तो क्या बोल देते हैं इसको हम? एंगल I1 बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि
एक रे ऑफ लाइट और है, तो ये क्या हो जाएगा सर, एंगल I2। क्लियर है, जरा सही से एंगल I2 क्लियर है। अब देखो अगर ये एंगल I1 तो ये क्या बनेगा सर, एंगल R1। एंगल I इक्वल टू एंगल R, देखो एंगल सेम ही है ना, इक्वल लग रहा होगा आपको। ऐसे यहां पे क्या बनेगा सर, एंगल R2। याद रखेंगे यहां पे क्या कहानी चल रही है, एंगल I1 इक्वल टू एंगल R1 और एंगल I2 इक्वल टू एंगल R2, वो नहीं भूलेंगे। क्या है सर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LOROL। वाह वेरी गुड, क्या लिखा भाई, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आगे आपको आ गया ना, क्लियर है। मिटा दें, नहीं रहने दो, ठीक है, नहीं गंदा लग रहा है, इसको मिटा ही देते हैं। तो भाई ये पता चल गया आपको कहां से हुआ, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हुआ। यहां पे देखो लेटर जैसे आई हैं, मिरर में स्ट्राइक करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, वो यहाँ रिफ्लेक्ट बैक आपकी आंखों तक पहुंची है। आपके आंखों को लेकिन ऐसा नहीं लगता है, आपके आंखों को ये पता नहीं चल पाता है कि लाइट रे यहां से आई है। आपके आंखों को लगता है कि लाइट रे कुछ यहां से आई है। कैसे हुआ सर ये, देखो लाइट रे ऐसे आई है ना, जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है, ऐसे जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है, इसको जो हम पीछे ले गए। अच्छा पीछे ऐसे क्यों ले गए हैं सर, डॉटेड लाइन से क्यों ले गए हैं, क्योंकि एक्चुअली में पीछे लाइट रे नहीं जा रही है। इस आंखों हमारे इन आंखों को ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर से लाइट आ रही है। जब हम भी अपनी इमेज को देखते हैं मिरर के अंदर में, हमें लगता है कि अंदर से इमेज मतलब लाइट आ रही है। ऐसा नहीं होता, क्यों, अरे लाइट तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट से गई है मिरर पे और मिरर से आई हमारे आंखों तक। लेकिन जब हम इस लाइट को पीछे लेके जाते हैं जो कि इमेजिनरी रेज है, इमेजिनरी क्यों सर, क्योंकि लाइट एक्चुअली में पीछे नहीं जा रही है, हमें ऐसा लगता है, इमेजिनेशन है हमारा। तो इसलिए मैंने इसको कैसे बनाया है, डॉटेड लाइन से। रियल रेज जो होंगी बनेगी एकदम सीधे लाइन से, नॉर्मल लाइन से, और जो आपको बैकग्राउंड में मतलब जो पीछे जो डिस्टेंस में नहीं है फिर भी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, वो रेज बनती हैं कैसे भाई सर, डॉटेड लाइन से। ठीक है, इसको क्यों ऐसा, इमेजिनरी लाइन है ये, क्या है भाई, इमेजिनरी लाइन। यहां पे लेटर एक्चुअली में नहीं जा रही है, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यहां पे लेटर एक्चुअली में पीछे नहीं गई है मिरर के, इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज सर, इमेजिनरी लाइन। अब देखो जब लाइट रेज के एक्चुअली इंटरसेक्शन ना होने के वजह से इमेज बने, ये आई क्या है, इमेज है। जब लाइट रे यहां पे लाइट रे एक्चुअली जाके इंटरसेक्ट नहीं हो, मिली नहीं है, इंटरसेक्ट होने का मतलब है काट देना, मिल जाना। यहां पे लाइट रे एक्चुअली आके नहीं मिली है फिर भी इमेज बना है, इस तरीके के इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो सके, क्या अगर हम मिरर पे इस जगह, मिरर के पीछे जाके इस जगह पे और कोई चीज रख देंगे, कोई स्क्रीन रख देंगे, तो क्या उस पे इमेज ऑब्टेन हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो इमेज ऑब्टेन नहीं हो सकती, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। और उसकी सेकंड पॉइंट क्या थी, वो इमेज जो कि लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी हो, लाइट के एक्चुअली सच में मिलने की वजह से नहीं बनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो देखो प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्या कोई दिक्कत की बात, क्यों, क्योंकि याद ना तो आप उस स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, ना ही वो इमेज ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे के वजह से बनी है। ये इमेज लाइट के एक्चुअली मिल जाने की वजह से, इंटरसेक्ट कर देने की वजह से नहीं बनी है। इसलिए हमने क्या बोला, ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज। खत्म कहानी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा सा है। मैंने बोला भाई दो ही रे ऑफ लाइट निकालेंगे, इसके टॉप से निकाला दो रे ऑफ लाइट, देखो इंसिडेंट वाया है, एक ऐसे और एक ऐसे। पहले ही बता दिया था वो रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट करेगी नॉर्मली, वो अपने ही पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी, यहां भी और यहां भी। ये जो गई जैसे वैसे ही आ गई, क्यों, क्योंकि नॉर्मली फॉल कर रही है। एक कॉन्सेप्ट बता रखा है पीछे में ऑलरेडी। तो चलिए, नॉर्मली कर रहा है सर, नॉर्मली रिटर्न बैक होगा, क्लियर है। तो इसको जब पीछे किया यहां पे आके मिला, फिर जब ये जो इंसिडेंट हो रही थी तो यहां बनेगा क्या, एंगल I1, यहां बनेगा एंगल R1, फिर यहां क्या बनेगा, एंगल I2, और यहां क्या बनेगा, एंगल R2। क्या ये बात क्लियर है, पता है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किससे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्लियर। ऐसा होगा। फिर हमने क्या देखा, जब हमने इसको पीछे किया तो एक पॉइंट यहां मिल रहा है, दूसरा पॉइंट यहां मिल रहा है। तो मान लो अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगा। ये होगा ऑब्जेक्ट और ये होगा अपना इमेज। क्या कोई दिक्कत की बात है, क्या कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो सुन लो कुछ बातें जो आपको इसमें याद रखनी है।
और देखो ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट हम रखेंगे एकदम मिरर के परपेंडिकुलर, दूसरा रखेंगे थोड़ा सा टिल्टेड, फिर जो एंगल इसका आई होगा, एंगल आई बनेगा, वही एंगल आर बनेगा, करके हमने जब इमेज फॉर्म करवा तो ऐसे हमारी इमेज बनती है। और जब पीछे लेके गए डॉटेड लाइंस को, तो डॉटेड लाइंस जहां पे मिल रही थी वहां बनेगी इमेज। अच्छा, मिल रही थी वहां बनेगा इमेज मतलब क्या? लाइट रे एक्चुअली पीछे नहीं गई हैं, जो हम रिफ्लेक्टेड रेज को, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे लेके आए हो, रिफ्लेक्टेड रे को जो पीछे लेके हम आते हैं और वो जहां पे मिलती हैं उससे जो इमेज बनती है, रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे लेके आते हैं अपने इमेजिनेशन में, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू जो पीछे लेके आते हैं, फिर जो उससे मिलके इमेज तैयार होती है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती है और जो कि लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है, ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये बात क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। अब चलो आगे, इमेज देख लिया आपने कैसे बनती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज। अब मैं आपको बोलूं ये इमेज की क्वालिटीज क्या क्या हैं। भाई आपको जो आपने देखा होगा घर में, जो आपके मिरर में इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है? पहला तो वर्चुअल और इरेक्ट। मतलब क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है? पहली कहानी जरा जान लो। वर्चुअल और इरेक्ट का वर्चुअल मतलब क्या? स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती है। इरेक्ट मतलब क्या? जिस तरफ आपका मुंडी ऊपर होगा, मिरर में जो इमेज बन रही है उसका मुंडी उसी तरफ ऊपर होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी आईने के सामने में जाते हैं और मुंडी हमारा इधर के, मान लो कि जब हम होते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट जा रहा है मिरर में, उसका मुंडी ऊपर है और इमेज जो बन गया उसका मुंडी नीचे है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर कभी ऐसा हो, कभी लाइफ मान लो ऐसा हो, तो वहां से जल्दी भाग जाना। क्या पढ़ते हुए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि वहां पे कुछ और ही सीन चल रहा होगा। फिर हाँ, जल्दी से वहां से खिसक लेना। तो भाई ये वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट उठा हुआ है उस तरफ इमेज भी उठा हुआ होगा। अगर अपना हाथ ऊपर करोगे तो आपका हाथ मिरर में ऊपर ही जाता है। क्यों? इरेक्ट होने की वजह से। क्लियर? अब देखो यहां पे, ये देख लिया आपने इमेज। अच्छा देखो यहां पे, क्योंकि इसका एरो ऊपर था, वहां भी क्या है? ऊपर। सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था वैसा ही इमेज भी होता है। पहला कॉन्सेप्ट है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का ही होता है। एट सेम डिस्टेंस मतलब क्या? जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है उतना ही इमेज मिरर के पीछे है। देखो, आप आईने से जितना दूर खड़े रहोगे आपकी इमेज उतनी दूर बनेगी। आईने के जितने पास पहुंचोगे इमेज भी आपको उधर से उतनी पास आएगी। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। खत्म कहानी। ये हम आगे चलें और बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्लियर है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या मतलब होता है इरेक्ट का? दैट इज सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट उठा हुआ है, जिस तरफ उठा हुआ है उस तरफ इमेज भी उठा हुआ होता है। अच्छा, वर्चुअल मतलब? वर्चुअल का मतलब होता है कि जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड ना कर सकें। ठीक, आगे। ये मेरा दर्द कर रहा है थोड़ा सा, चलो आगे। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने मोटे, जितने गेंडे, जितने पतले जैसे रहेंगे वैसा इमेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई फिल्टर आ गया, मतलब आईने में भी फिल्टर दबा दिया, कोई गेंडा सा बच्चा है या कोई गेंडा सा है उसका इमेज आ जाएगा पतला सा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसी ऑब्जेक्ट की साइज होगी वैसे ही इमेज की साइज होगी। ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। थर्ड पॉइंट, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, जितने डिस्टेंस पे होता है उतने डिस्टेंस पे मिरर के बिहाइंड होता है। क्लियर? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आगे लास्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइडवेज रिवर्स्ड। आपने देखा होगा सर, जो आप मान लो आपके घर में आईना रखा हुआ है और उसके आगे आपके भाई या आपके बहन कोई खाना खा रहे हैं, तो आप उनको मतलब खिजाते हो ऐसा बोल के, ये देखो तो अपने लेफ्ट हैंड से खा रहे हो। ये ऐसा क्यों लगता है कि मिरर में हम लेफ्ट हैंड से खा रहे होते जबकि हम खा रहे होते हैं राइट हैंड से? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिरर के रिफ्लेक्शन के प्रोसेस की वजह से ऐसा सीन बन जाता है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होता है वो इमेज का राइट साइड हो जाता है, और जो मिरर का
और जो मिरर का, सुन लो फिर से, मैंने बोला मिरर में जब रिफ्लेक्शन होती है तो कहानी ऐसी होती है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा वो मिरर में जो इमेज बनी है उसका राइट होगा, बात समझ आई, और जो ऑब्जेक्ट का राइट होगा वो जो मिरर में इमेज बन रही होगी उसका लेफ्ट होगा। इसको एक्सप्लेन किया है ऐसे, आपने देखा है ना, एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं ताकि क्या, जो सामने वाला इंसान है, जो सामने वाला ड्राइवर होगा, वो अगर उसको देखता है अपने पीछे वाले मिरर में, साइड व्यू जो मिरर होती है उसमें अगर देखे, उसको सीधा दिखाई दे। क्यों? क्योंकि मिरर जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाती है। यहां देखो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है वो बताया गया है। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side of image. जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होगा वो इमेज का लेफ्ट साइड होगा, ऐसा हमें लगेगा। appears कहां गया? appears to become the left side of the image and the left side of the object, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड हमें ऐसा लगता है कि वो राइट साइड हो गया, किसका? इमेज का। appears to become the right side of image. This change of sides of an object and the mirror's image, मतलब मिरर में जो इमेज बना है वो is called lateral inversion. याद रहे lateral inversion क्यों हुआ है? This occur due to the reflection of light. लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से lateral inversion हुआ है। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स के बारे में। पहली बात, प्लेन मिरर्स का हम यूज करते हैं अपने घर में खुद को देखने के लिए इन द फॉर्म ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल की जो मिरर होती है वो, और जो वॉशरूम में, बाथरूम में जो मिरर होती है उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं हम? प्लेन मिरर है, लिखा हुआ है वहां पे। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड फॉर द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स एंड इन सलून्स। अब लिखा होगा सलून्स में और ज्वेलरी शॉप में हर जगह आईने ही आईने लगे होते हैं। क्यों? ताकि वो बड़ा दिख सके, टू मेक देम लुक बिगर। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स। आपने देखा होगा कहीं भी अगर बाहर जाओ घूमने के लिए तो कुछ ऐसे टर्न्स होते हैं, जैसे जनरली हाईवे पे क्या होता है कि आप जैसे अगर यहां पे टर्न लेना चाहते हो, जैसे ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट टर्न लेना चाहते हो, तो आपको लेफ्ट की व्यू ऑलरेडी मिल रही होती है। लेकिन मान लो कि आप ऐसे निकल रहे हो और दोनों साइड से रास्ते ब्लॉक है, मतलब ऐसे दीवार लगा हुआ है और आपको टर्न लेना है, तो आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है कि नहीं है ऐसा? तो हम क्या करते हैं कि यहां पे मिरर लगा देते हैं। देखो जरा, ये रास्ता है ऐसे ब्लॉक्ड था कि मतलब आप इधर, मतलब अगर ऐसे आप जा रहे हो तो ब्लॉक होने की वजह से आप इधर की तरफ जो गाड़ियां आ रही हैं उनको नहीं देख पाओगे। तो क्या करते हैं हम, इस रोड के ऐसे यहां पे एंड पे लगा देते हैं मिरर, ताकि यहां से जो गाड़ी आ रही हो उसका लाइट यहां फॉल करे और रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाए, और यहां के जो ड्राइवर्स हो, यहां के जो ड्राइवर जा रहे हैं आगे, ये जो ड्राइवर्स हो, ये वहां के मतलब वहां से जो गाड़ी आ रही है उसकी जो रिफ्लेक्शन इस मिरर पे पड़ रही है वहां से फॉल करके यहां पे आ जाए और वो उसको ऑलरेडी देख ले बहुत पहले ही। तो ऐसे किसी ब्लाइंड टर्न्स पे हम किसका यूज करते हैं? प्लेन मिरर्स का। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बनाने में हम किसका यूज करते हैं? प्लेन मिरर का। पेरिस्कोप मतलब क्या? वो जो मेले वगैरह में हम कभी पेरिस्कोप नेट पे देख लेना, पेरिस्कोप बड़ी सिंपल सी चीज होती है, ऐसे 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 बना होता है, उसमें हम एक जगह मिरर ऐसे लगाते हैं फिर एक ऐसे लगाते हैं, तो यहां पे जो लाइट फॉल हुई वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचेगी और जो यहां ऐसे लगी है वो ऐसे पहुंच जाएगी। दिख नहीं रहा है क्या आपको? देखो एक मिरर ऐसे लगा है नीचे और एक मिरर ऐसे लगा है ऊपर, ठीक है? तो जो लाइट रे ऐसे एंटर करेगी वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंची और जो इस पे ऐसे लगी है वो ऐसे निकल जाएगी, और ये ऐसे बना होता है ऐसे, ठीक है? इधर से लाइट एंटर हुई, सॉरी मतलब मैं कैमरे में देख लूं, इधर से लाइट एंटर हुई है, ऐसे आई है फिर ऐसे गई है, तो यहां से हम देखते हैं, देखो अगर ऐसे बना हो फिर ऐसे उठाओ फिर ऐसे बना हो, तो आप आगे की दूर की व्यू को आप देख लोगे अपने आंखों से बिना ऊपर उठे हुए। इसी को पेरिस्कोप बोलते हैं, इसका हम जिसको हम कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग प्लेन मिरर। दीज वेयर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। टाइम ऑलरेडी 1 घंटा 13 मिनट का हो गया है, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लेके आया हूं, इन क्वेश्चंस को आप खुद से देखें, खुद से सॉल्व करें। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये और थर्ड क्वेश्चन ये। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। क्वेश्चन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो, अगर नहीं तो फिर हम सीधा अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इसके बियॉन्ड आपको हम पार्ट 2 में पढ़ रहे होंगे, जो कि कंप्लीटली बेस्ड अपॉन होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने, जैसे मैं क्यों थैंक यू बोलता हूं यार हमेशा, भला तो आप लोगों का हो रहा है ना। अरे सर आपका भी तो भला होगा, यूट्यूब पे रीच पहुंचेगी, पैसे मिलेंगे, हाँ ये भी है। चलो भाई
ठीक है, इसके लिए हाँ उसी शायद उसी के लिए थैंक यू एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।